और उत्तराखंड के अशासकीय स्कूलों में भर्तियों पर अस्थायी रोक लग गई है। भर्तियों में मिल रही गड़बड़ियों की वजह से अस्थायी रोक लगाई गई है। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने रोक के आदेश जारी कर दिए हैं। फिलहाल किसी भी अशासकीय स्कूल में किसी भी तरह की कोई भर्ती जो है वो नहीं की जाएगी। तो जिस तरीके से लगातार गड़बड़ियां सामने आई, उसमें उत्तराखंड के अशासकीय स्कूलों में भर्तियों पर अस्थायी रोक लगी है। भर्तियों में मिल रही गड़बड़ियों की वजह से अस्थायी रोक लगाई गई है। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने रोक के आदेश जारी कर दिए हैं। और दून में आज से फिल्म फेस्टिवल का आगाज हो रहा है। 3 दिवसीय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 7वें संस्करण का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उद्घाटन करेंगे। 11 नवंबर से 13 नवंबर तक ये फिल्म फेस्टिवल चलेगा। फिल्म फेस्टिवल में जाने माने अभिनेता, फिल्म निर्माता, निर्देशक, कलाकार, लेखक शामिल होंगे। मधुर भंडारकर, रोहित बोस रॉय, शाहिद माल्या, एहसान कुरैशी, रूपा गांगुली, दीपिका चिखलिया, पितोबाश, विक्रम राजदान, करण राजदान, ब्रजेंद्र, जश्न अग्निहोत्री शामिल होंगे। तो फिल्म फेस्टिवल का आगाज हो रहा है और देश के कई जाने माने जो फिल्म से जुड़े दिग्गज हैं वो शामिल होंगे। तो 7वें संस्करण का आगाज होगा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोकार्पण करेंगे, शुभारंभ करेंगे। 3 दिवसीय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 7वें संस्करण का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उद्घाटन करेंगे और ये वो तमाम बड़े नाम हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये लोग शिरकत करेंगे। 11 नवंबर से 13 नवंबर यानी कि आज से लेकर 13 नवंबर तक ये फिल्म फेस्टिवल चलेगा और इस फिल्म फेस्टिवल में जाने माने अभिनेता, फिल्म निर्माता, निर्देशक, कलाकार, लेखक शामिल होंगे। बड़े नामों की बात करें तो मधुर भंडारकर हैं, रोहित बोस रॉय, शाहिद माल्या, एहसान कुरैशी, रूपा गांगुली, दीपिका चिखलिया, पितोबाश, विक्रम राजदान, करण राजदान, ब्रजेंद्र, जश्न अग्निहोत्री शामिल होंगे। तो ये तमाम बड़े नाम हैं जो इस फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा बनेंगे। तो आज से देहरादून में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हो रही है और ये फिल्म फेस्टिवल का 7वां संस्करण होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। उत्तराखंड के कई इलाकों में बर्फबारी, ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी चल रही, सिलसिला जारी है और इन सब के बीच चली खबरों का रुख करते हैं। उत्तराखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। गैरसैंण नहीं, देहरादून में ही विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा। 29 नवंबर से देहरादून में शीतकालीन सत्र शुरू होगा और 5 दिसंबर तक चलेगा। सत्र के लिए शासन ने सूचना भेज दी है। 16 नवंबर को सत्र पर कैबिनेट की बैठक में मुहर लगेगी और इस बार सत्र में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर है। उत्तराखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र की तारीख का ऐलान हो गया है। गैरसैंण नहीं, देहरादून में होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। 29 नवंबर से देहरादून में शीतकालीन सत्र शुरू होगा और 5 दिसंबर तक चलेगा। सत्र के लिए शासन ने सूचना भेज दी है। और चलिए सीधे रुक करते देहरादून का। हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि जुड़ गए हैं। रवि, ये बताइए कि जिस तरीके से ये देहरादून में शीतकालीन सत्र होने वाला है, जितने भी बड़े और छोटे नेता हैं उत्तराखंड के, सभी लोग गैरसैंण की बात करते हैं। क्या कोई एक भी विरोध की आवाज उठी है कि गैरसैंण में होना चाहिए सत्र? बिल्कुल अवधेश, देखिए, माना जा रहा था कि इस बार का जो विधानसभा सत्र होगा वो गैरसैंण में होगा क्योंकि इसको लेकर कई नेताओं ने अपनी बात रखी थी। लेकिन जिस तरीके से जो भीतरी रिपोर्ट दी गई है तमाम विधायकों के द्वारा, उसमें अब फाइनल ये हो गया है कि अब जो सत्र है वो देहरादून में ही होना है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जिस तरीके की ठंड यहाँ पर शुरू हुई है तो वो ठंड ज़्यादातर विधायकों को लगती हुई दिखाई दे रही है और यही वजह है कि इस बार का जो सत्र है वो सभी ये चाहते हैं कि अब देहरादून में ही हो। ऐसे में फिर से एक बार गैरसैंण को छोड़ दिया गया है। हालांकि गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है, लेकिन ये माना जा रहा था कि शीतकालीन का ये सत्र गैरसैंण में होगा क्योंकि ग्रीष्मकाल में भी जिस सत्र को गैरसैंण में कराना था, आखिर में हमने देखा कि तारीख और स्थान दोनों ही पलट गया था और देहरादून में ही इस सत्र को कराया गया था। फिलहाल अब देहरादून में सत्र होगा। 29 तारीख से 5 तारीख तक इस सत्र की जो तारीख है वो तय कर दी गई है। हालांकि 16 तारीख को कैबिनेट की बैठक होनी है। इस बैठक में फाइनल मोहर लगेगी। हो सकता है कि कुछ दिनों को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल अब इतना तय हो चुका है कि इस बार गैरसैंण सरकार नहीं जा रही है। फिलहाल जो विधानसभा का जो सत्र है वो देहरादून में ही होगा और 29 नवंबर से इस सत्र को शुरू कर दिया जाएगा। तो जिस तरीके से इस बार अनुपूरक बजट है वो पेश किया जाना है, तमाम ऐसे विधेयक हैं जिनको इस बार सदन के पटल पर रखा जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण इस बार का ये जो
जो है सत्र माना जा रहा है, क्योंकि अनुपूरक बजट के साथ ही कई ऐसे विधेयक हैं उनको भी इस बार जो है प्रदेश में। बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। रवि, आपके पास आएंगे तो देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी स्वास्थ्य क्षेत्र में 2 बड़ी सौगात देंगे। आशा संगिनी मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल लॉन्च करेंगे। साथ ही राजकीय मेडिकल कॉलेज दून में नए ऊटी भवन का उद्घाटन करेंगे। सुबह 10 बजे कार्यक्रम किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं को घर घर पहुंचाने वाली आशा वर्कर्स के काम की निगरानी अब ऐप के जरिए होगी। साथ ही उन्हें प्रतिमाह भुगतान भी ऐप से ऑनलाइन किया जाएगा। उत्तराखंड में करीब 12,000 आशा वर्कर तैनात हैं। इनके माध्यम से मातृ शिशु स्वास्थ्य टीकाकरण करने के अलावा स्वास्थ्य संबंधी डेटा तैयार होगा। आशा वर्कर्स के काम की निगरानी के लिए स्वास्थ्य विभाग ने संगिनी ऐप तैयार किया है और इससे उच्च अधिकारी उनके काम की मॉनिटरिंग करेंगे। काम के आधार पर उन्हें हर महीने ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा। इसके लिए आशा वर्कर्स को कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। एनएचएम के तहत आशा वर्कर्स को स्मार्टफोन भी दिए जाएंगे। और हमारे साथ देहरादून से रवि लगातार बने हुए हैं। रवि, जिस तरीके से ये पूरी योजना है, आगे किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाएगा और क्या इम्पैक्ट इसका देखा जाना है, किस तरीके से पूरी योजना आगे बढ़ेगी? बिल्कुल अवधेश, देखिए जो दून अस्पताल है वो उत्तराखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ देर बाद यहां पर पहुंचेंगे, जिसके लिए पूरी तैयारियां कर दी गई हैं। आज एक बड़ी सौगात अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें तो ओटी इमरजेंसी एंड आईसीयू ब्लॉक, जिसका शुभारंभ यहाँ पर मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं। और ये एक नया भवन बनकर तैयार हुआ है, क्योंकि अगर देखा जाए तो सरकारी अस्पतालों में सबसे बड़े अस्पताल होने के नाते दून अस्पताल में सिर्फ मैदानी इलाकों के नहीं, पहाड़ों के भी तमाम लोग आते हैं। लेकिन जिस तरीके से व्यवस्थाएं कम हैं और तमाम जो सुविधाएं नहीं हैं, उन सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए आज यहाँ पर एक जो है कार्यक्रम रखा गया है और तमाम चीज़ों का जो यहाँ पर शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम रखे गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आशा वर्कर्स के लिए आज संगिनी ऐप की शुरुआत भी यहाँ से की जाएगी। संगिनी ऐप अगर देखा जाए तो जो आशा वर्कर्स हैं वो क्या क्या काम करती हैं वो उसमें अपना पूरा अपडेट दे सकेंगी। इसके साथ ही उनका जो मासिक जो मानदेय बनेगा वो भी जो है ऑनलाइन उनको ट्रांसफर किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण रहेगा कि जो संगिनी ऐप है उसमें जो डिपार्टमेंट है उसकी पूरी नज़र आशाओं के जो काम है उस पर रहेगी कि वो कितना काम कर रही हैं अपने क्षेत्र में और जो जो उनको काम दिए गए हैं वो किस तरीके से उनका निर्वहन कर रही हैं। तो ये आज बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। यहाँ पर बिल्कुल काफी महत्वपूर्ण है। और रवि, निश्चित तौर से ये योजना जो है पहाड़ और मैदान के लोगों के लिए काफी उनके स्वास्थ्य के लिए बेहतर साबित होगी। शुक्रिया आपका रवि, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में आज भी बर्फबारी हो रही है। यहाँ कल से बर्फ गिर रही है। मुनस्यारी और धारचूला की पहाड़ियां बर्फ से ढक गई हैं। वहीं हसलिंग, राजरंभा, पंचाचूली में भी बर्फबारी हुई है। उधर दारमा और व्यास घाटी भी बर्फ की सफेद चादर में लिपटी नजर आई। पिथौरागढ़ सहित अन्य हिस्सों में बूंदाबांदी हुई है, जिससे सीमांत इलाकों में ठंड बढ़ गई है। चीन सीमा पर गुंजी और दारमा व्यास घाटी के इलाकों में बुधवार देर रात से ही लगातार बर्फबारी हो रही है। दोनों घाटियों की अंतिम चौकियों में तापमान -11 डिग्री तक पहुंच गया है। इससे ठंड काफी बढ़ गई है। वहीं सीमांत के लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। तो देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और बर्फीली बहार चल रही है। उत्तराखंड की ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जमकर हो रही है। मौसम वहां पर पूरी तरीके से बदल गया और कई जगहों पर जो तापमान है वो माइनस में जा चुका है। मुनस्यारी, धारचूला की पहाड़ियां बर्फ से ढक चुकी हैं। वहीं हसलिंग, राजरंभा, पंचाचूली में भी बर्फबारी हो रही है। दारमा और व्यास घाटी भी बर्फ की सफेद चादर में लिपटी नजर आ रही हैं। पिथौरागढ़ सहित अन्य हिस्सों में बूंदाबांदी हुई है, जिससे सीमांत इलाके में ठंड बढ़ गई है। चीन सीमा पर गुंजी और दारमा व्यास घाटी के इलाकों में बुधवार देर रात से ही लगातार बर्फबारी हो रही है। तो 3 तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, जोशीमठ। नवंबर महीने की शुरुआत में ही पहाड़ों में सफेद चादर उड़नी शुरू कर दी है। 3 अलग अलग जगहों की हमने तस्वीरें आपको दिखाई। वहीं बद्रीनाथ धाम में मौसम का मिजाज बदल गया है। बर्फबारी से ठंड तो बढ़ी है, लेकिन पर्यटकों के लिए ये उपहार है। भगवान विष्णु के धाम बद्रीनाथ में कुदरत ऐसे मेहरबान हुई कि हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। बद्रीनाथ मंदिर परिसर हो या फिर आसपास की पहाड़ियां, सफेद चादर हर तरफ दिखाई दे रही है। ये नजारा देखकर बद्रीनाथ धाम आने वाले श्रद्धालु बेहद खुश हैं। मानो कुदरत ने उनकी मुंह मांगी मुराद पूरी कर दी हो। यहाँ आकर जो है बहुत अच्छा लगा हमें।
ऐसा जीवन में भी कभी नहीं सोचा था, जैसा दृश्य आज देखने को मिला है यहाँ पे। बहुत खुशी हुई यहाँ पे। पहली बार आया हूँ मैं यहाँ पे बद्री विशाल में, और बहुत ही सुंदर लगा मेरे को यहाँ पे। बद्रीनाथ मंदिर के आसपास के क्षेत्र में करीब 2 इंच तक बर्फ जम चुकी है। बद्रीनाथ धाम में पिछले 2 दिन से बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। इन दोनों तस्वीरों के जरिए बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी के बाद के खुशनुमा माहौल के बारे में आप अंदाजा लगा सकते हैं। बद्री धाम पहुंचने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए ये पल यादगार बन गया है। बद्री धाम के दर्शन के लिए आने वाले तीर्थ यात्रियों को बर्फबारी भी देखने को मिल गई, जिससे उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। पहली बार आया हूँ यहाँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के। ठंड भी काफ़ी है पर अच्छा लग रहा है। 19 नवंबर को बद्री धाम के कपाट बंद होने जा रहे हैं, मगर उससे पहले ही बद्री धाम में बर्फबारी होने लगी है, जिस वजह से यहाँ ठंड काफी बढ़ गई। पारा गिरने पर तीर्थ यात्रियों और साधु संतों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट। जोशीमठ के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। औली समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। नवंबर महीने की शुरुआत में बर्फबारी होने से स्थानीय पर्यटन कारोबारी भी खुश हैं। तो मौसम का जो बदलाव है, जो बर्फबारी है, उसके बाद पर्यटन कारोबारियों में खुशी है, क्योंकि बर्फ देखने ही सैलानी आते हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर पहाड़ों में बर्फ की सफ़ेद चादर बिछी है, उससे उन्हें ऐसा लग रहा है कि पर्यटन और तेज़ी से बढ़ेगा और उनकी आमदनी भी बढ़ पाएगी। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जोशीमठ की। केदारनाथ धाम में बर्फबारी हो रही है। फिलहाल केदार धाम के कपाट तो बंद है, मगर वहां पर निर्माण कार्य अभी चल रहे हैं। बर्फबारी की वजह से निर्माण काम पर असर पड़ा है। बर्फबारी से केदार धाम में पारा काफी गिर गया है, जिस वजह से धाम में ठंड बढ़ गई है। इससे मजदूरों को काम करने में परेशानी आ रही है। तो देखिए, केदारनाथ धाम की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। नगर पंचायत पुरोला को अपना 1.25 करोड़ की लागत से निर्मित 2 मंजिला डीलक्स भवन मिल गया है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद इसका निर्माण हुआ। इस मौके पर पुरोला नगर पंचायत की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। देवप्रयाग स्थित केंद्रीय संस्कृति विश्वविद्यालय में भारतीय संस्कृति और युवा विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर रहे थे। तो संस्कृति विश्वविद्यालय में यह आयोजन करवाया गया और देवप्रयाग में संस्कृति और युवा विषय पर यह गोष्ठी हुई है। भारतीय संस्कृति और युवा विषयक व्याख्यान में आज देश की संस्कृति और सभ्यता के संदर्भ में विस्तृत चर्चा हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने किस प्रकार से भारतीय संस्कृति और सभ्यता के संवाहक के रूप में पूरी दुनिया को मर्यादा, आदर्श, अहिंसा, न्याय और सत्य के पथ पर रहने और चलने का निर्देशन दिया है, उसको आज पूरी दुनिया को मानने की आवश्यकता है। भारत विश्वगुरु था, है और मोदी जी के नेतृत्व में बनने की ओर अग्रसर हो चुका है। अल्मोड़ा में एसएसबी प्रशिक्षित गुरिल्ला संगठन ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। गुरिल्लाओं ने अब 26 जनवरी को उग्र प्रदर्शन के साथ दिल्ली कूच करने की चेतावनी दी है। गुरिल्ला संगठन का कहना है कि पिछले 16 सालों से धरना देते आ रहे हैं, लेकिन सरकारों के कानून में अभी तक जू तक नहीं रही। तो गुरिल्ला संगठन का लगातार विरोध चल रहा है और 26 जनवरी को दिल्ली कूच की चेतावनी दी गई है। अल्मोड़ा में भाजपा के जिलाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी रमेश बहुगुणा को सौंपने से कार्यकर्ताओं में उत्साह है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त जिलाध्यक्ष रमेश बहुगुणा का स्वागत किया। इस दौरान रमेश बहुगुणा ने कहा कि बीजेपी संगठन पहले से ही मजबूत है, ऐसे में वो भी संगठन को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। और बड़ी खबर का रुख करते हैं। काम के प्रति लापरवाही बरतना उद्यान विभाग के अपर निदेशक आरके सिंह को भारी पड़ गया है। शासन ने उद्यान विभाग में अपर निदेशक आरके सिंह को सस्पेंड कर दिया है। लंबे समय से चल रही कई जांच और लापरवाही को देखते हुए उत्तराखंड शासन की ओर से आरके सिंह को सस्पेंड किया गया है। उद्यान विभाग के अपर निदेशक को अधिकारियों को बात न सुनने और काम के प्रति घोर लापरवाही सामने आने के बाद ये सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है। विभागीय मंत्री गणेश जोशी ने आरके सिंह को सस्पेंड करने के आदेश जारी करने को कहा है। उत्तराखंड में बड़ी कार्रवाई हुई है और
ये कार्रवाई हुई है उद्यान विभाग के अपर निदेशक आरके सिंह पर। लगातार जो उनकी लापरवाही थी भारी पड़ गई। शासन ने उद्यान विभाग में अपर निदेशक आरके सिंह को सस्पेंड कर दिया है और लंबे समय से जो जांचें चल रही थी, कई लापरवाही लगातार उनके सामने आ रही थी, उत्तराखंड शासन की ओर से आरके सिंह को सस्पेंड किया गया है। हरिद्वार में निर्मल पंचायती अखाड़े में विवाद हो गया है। बताया जा रहा है कि पंजाब से संतों का एक गुट अखाड़ा पहुंचा था, जिस पर दूसरे गुट के संत विरोध करने लगे। मामला बढ़ा, पुलिस को बुलाना पड़ गया। पूजा करने की नीयत से आज किसी की अस्थियां लेकर के हमारे साधु संतों को हमने रोक के रखा है, मरने के लिए तैयार हैं, अभी जहाँ आके डालेंगे। संत है, संत ही रहेंगे। असि भी अखाड़े के संत हैं, ये भी निर्मल अखाड़े के संत हैं। द्वार की नगरी में यदि ऐसा कुछ होने लगा तो फिर और दुनिया कहाँ जाएगी। हरिद्वार में पंचायती अखाड़ा निर्मल में वर्चस्व को लेकर घमासान छिड़ गया है। निर्मल पंचायती अखाड़े में संतों के दो गुट आमने सामने हैं। बताया जा रहा है कि कुंभ मेले के दौरान महंत बलवंत सिंह को अखाड़े की संपत्तियों की बंदरबाट के आरोप में सचिव पद से बर्खास्त कर दिया गया था। उनकी जगह महंत देवेंद्र सिंह कार्यवाहक सचिव बनाए गए थे। ये मामला कोर्ट में भी चल रहा है, मगर इसी बीच पंजाब से काफी संख्या में संत हरिद्वार पहुंच गए, जिस पर अखाड़े में विवाद हो गया। श्रीमंत स्वामी ज्ञानदेव सिंह जी 1993 से लेकर के लगातार अध्यक्ष चले आ रहे हैं। 10-20 आदमी इकट्ठे होकर के एक प्रस्ताव डाल दिया, उनका कोई अधिकार ही नहीं है प्रस्ताव डालने का, नया अध्यक्ष खड़ा कर दिया। उसका कोई विधान है, अखाड़े का संविधान है, रजिस्टर्ड बॉडी है। उधर पंजाब से आए संतों का कहना है कि इसी अखाड़े से वो जुड़े हुए हैं, इसलिए उनका भी अखाड़े की संपत्तियों पर बराबर का हक है। उन्हें कोई भी अखाड़े में आने जाने से नहीं रोक सकता। जसविंदर सिंह को पूछो कि जी उनको साधु नहीं पसंद है ना। ये संस्था जसविंदर सिंह की अकेले की तो है नहीं, ये तो सभी साधुओं की संस्था है। खट दर्शन साधु समाज जो भी इतने आ सकता है। हमारी आस्था है, हम जब भी कोई पंजाब में संत गुजरता है, संत चढ़ाई करता है, स्वर्गवास होता है, हम आस्थियाँ इतने लिया के अरदास बेनती करके गंगा में प्रवाह करते हैं। विवाद बढ़ने पर पुलिस और प्रशासन का अमला भी मौके पर पहुंचा। जिस तरह से अखाड़े में संतों के दो गुट आमने सामने हैं, उसने संपत्ति विवाद को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि जिन संतों के कंधे पर समाज के कल्याण की जिम्मेदारी है, आखिर संपत्ति विवाद से उनका क्या लेना देना। सवाल ये भी कि क्या धर्म के प्रचार के लिए बनाए गए इन अखाड़ों में भी कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से रोहित सिखौला की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।